हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के सिलेबस को विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसका कोर्स कोड है AAC 306। तो जिन भाई बंधुओं के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का कोर्स कोड AAC 306 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का सिलेबस क्या है। क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेबस ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस तरीके से होने वाले हैं, एग्जाम को कितने स्टेप में पूरा करना होगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का मान कितना होगा, आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी, और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठे मिला के कह सकते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का सिलेबस क्या है। आप किसी भी एग्जाम में सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको उस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस की पूरी जानकारी न हो। तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का टाइटल क्या होने वाला है। तो प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का टाइटल क्या होगा? फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। नाम क्या होगा? फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसी नाम से आपके प्राचीन इतिहास का पेपर 3 आने वाला है, और इसी टाइटल के अंदर आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है, और उन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टाइटल का नाम क्या होगा? फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब कि प्राचीन भारत के दर्शन शास्त्र। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है यह 2 स्टेप में पूरा होगा। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहला स्टेप में आएगा MCQ टाइप क्वेश्चन। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अर्थ होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो MCQ टाइप क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न दिए रहते हैं और नीचे उसका 4 विकल्प दिए रहते हैं। उन चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करके आपको आंसर देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं MCQ, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। इसका परीक्षा आपको जाकर देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपको सेंटर दिया जाएगा। और MCQ टाइप के तौर पे आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 50 होंगे। 50 नंबर के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। एक क्वेश्चन का मान कितना होगा? 1.5 नंबर। तो 1.5 नंबर के हिसाब से 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस तरह से आपका स्टेप 1 कितने नंबर का हो जाएगा? 75 नंबर का। 1.5 नंबर का 50 क्वेश्चंस दिए जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 75 नंबर का। और आपका जो पेपर 3 होने वाला है इसका टोटल मार्क्स कितना है? 100 नंबर का। मतलब कि आपका जो पेपर 3 है वह कितने अंक का है? 100 अंक का है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 100 नंबर के पेपर MCQ टाइप 50 को क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन का मान 1.5 नंबर रहेगा, तो इस हिसाब से 75 नंबर हो ही रहा है, तब बाकी 25 नंबर वो कहाँ गया? तो बाकी 25 नंबर को पाने के लिए आपको स्टेप 2 में चलना पड़ेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। स्टेप 1 में आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और इसका परीक्षा जाके आपको वहाँ देना पड़ेगा जहाँ आपका सेंटर होगा। और स्टेप 2 में क्या होगा कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, और उसका उत्तर सुंदर लिखावट में अच्छा सा फाइल बना के ले जाके जब आप कॉलेज में जमा करेंगे तो उसके बदले में आपको कितना नंबर मिलेगा? 25 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 25 नंबर। तो 75 नंबर के आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और 25 नंबर का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको 25 में 25 नंबर मिल ही जाए, आपको 25 में 24 में मिल सकता है, 23 में मिल सकता है, 22 में मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो भी टॉपिक दिया गया है उसका आंसर किस प्रकार से लिखे हैं, आपका राइटिंग कैसा है, फाइल अच्छा से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, आंसर पूरा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर सब कुछ आपका बढ़िया रहता है तो 25 में 25 आपको मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से आपका जो पेपर 3 होने वाला है वह कितना नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। और ये कितने स्टेप में पूरा होगा, एग्जाम का पैटर्न 2 स्टेप में पूरा होगा। एक में MCQ टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और दूसरा में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक दिए जाएंगे। तो ये था आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर आपके एग्जाम में जो MCQ टाइप क्वेश्चंस 50 को दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से दिए जाएंगे। आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के जो टॉपिक दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से दिए जाएंगे। तो अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यही वे चारों यूनिट्स हैं जिनसे आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार से आपको हर सेमेस्टर में एक पेपर के अंतर्गत 4 यूनिट्स पढ़ना होता है, ठीक उसी प्रकार से सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 में भी 4 ही यूनिट पढ़ना है और इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो। तो अब हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आपके किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कितना यूनिट्स पढ़ना है, किस यूनिट का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का नाम क्या है, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चंस आएगा कि ये जो बौद्ध धर्म है इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका महात्मा बुद्ध की है, गौतम बुद्ध की है। तो आपको पहले से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके यूनिट 1 में महात्मा बुद्ध के जीवनी से रिलेटेड, महात्मा बुद्ध से ही संबंधित कुछ न कुछ जानकारियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। किसमें, यूनिट 1 में। तो नाम क्या है, बौद्ध धर्म। इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले बुद्ध की जीवनी पढ़ना है एवं उपदेश पढ़ना है। बुद्ध की जीवनी मतलब महात्मा बुद्ध कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या था, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, वो कहाँ कहाँ उपदेश दिए थे, कौन कौन सा उपदेश दिए थे, ये आपको पढ़ना है कहाँ, यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन थे, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता है, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, तो ये भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 में पढ़ना है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ पढ़ना है, हीनयान और महायान। ये हीनयान और महायान बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, काहे कि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो हीनयान और महायान आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस समय यूनिट वाइज विस्तार पूर्वक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको बताया जाएगा। तो हीनयान और महायान भी कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 का नाम क्या है, जैन धर्म। जिस प्रकार से यूनिट 1 में आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारियाँ पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार से यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, जैन धर्म से रिलेटेड जानकारियाँ पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है, 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में पढ़ना है। महावीर कौन थे, महावीर का परिचय क्या है, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, वे क्या क्या उपदेश दिए थे, कहाँ कहाँ जैन धर्म से रिलेटेड कितने तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर कौन है, पहले तीर्थंकर कौन है, ये सब जानकारियाँ आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा इसमें और चीज़ पढ़ना है, जैसे ऋषभ देव के बारे में पढ़ना है, पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ना है। ऋषभ देव और पार्श्वनाथ ये भी तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, और कौन कौन से तीर्थंकर थे ये सब आपको चैप्टर में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। महावीर के जीवनी एवं उपदेश, और क्या पढ़ना है, महावीर के जीवनी एवं उपदेश। महावीर का जीवन परिचय क्या है, वे कौन कौन सा उपदेश दिए हैं, कहाँ कहाँ उपदेश दिए हैं, वे किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ को नहीं मानते हैं, ये सब आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में भी पढ़ना है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान ज़्यादा फेमस है, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर बहुत ज़्यादा फेमस है। इन दोनों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, दिगंबर श्वेतांबर से और हीनयान और महायान से। ये 4 चीज़ हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा कि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो अगर यूनिट 3 की बात किया जाए तो यूनिट 3 का नाम क्या है, हिंदू दर्शन शास्त्र स्कूल। हिंदू दर्शन शास्त्र स्कूल। हिंदू दर्शन शास्त्र क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से स्कूल शामिल थे, कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी, किस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, ये सब आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ना है। और इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या होता है, न्याय दर्शन की शुरुआत कैसे होती है, इसकी क्या विशेषताएँ होती है। योग दर्शन क्या है, योग दर्शन किसने दिया था, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या सीमाएँ हैं, इसकी क्या विशेषता है। योग दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, अष्टांगिक मार्ग कौन दिया था, अष्टांगिक मार्ग की क्या विशेषताएं होती हैं, अष्टांगिक मार्ग की क्या सीमाएं होती हैं। तो इन सब से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 3 के अंतर्गत मिलेगा। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 का नाम है वेदांत की दार्शनिक प्रणाली। वेदांत की दार्शनिक प्रणाली के नाम से आपका चौथा यूनिट है, और इसमें भी आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनसे आपके 6th सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे
जीव की अवधारणा क्या होती है, जीव की अवधारणा के विषय में क्या जानकारी मिलती है, रामानुज की भक्ति क्या है, रामानुज कौन थे, उनका परिचय क्या होगा, उनकी भक्ति किस प्रकार की थी, वे किसको मानते थे किसको नहीं मानते थे, इन सब से जुड़ी जानकारी कहाँ पढ़ना है आपको, यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये थे आपके सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के 4 यूनिट्स। इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन चारों यूनिट से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बस आपको करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में ही आपके सेमेस्टर 6 का तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बस करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी जानकारियां बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 की तैयारी करने में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।